हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल द नर्सिंग गाइड पर। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो है बंडल अप्रोच। ये क्या है, क्यों ज़रूरी है और इससे पेशेंट को कैसे बेनिफिट मिलता है, सब कुछ इजी लैंग्वेज में समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। Bundle approach. It has been confirmed by the observational studies that infections can be reduced by evidence-based approaches. So, बंडल अप्रोच का मतलब है कुछ ऐसे तरीके जो रिसर्च और एविडेंस पर बेस्ड हैं, उन्हें एक साथ फॉलो करना और हमें इसी तरीके को एक साथ फॉलो करके हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस होने से बचा सकते हैं। Thus, the Institute for Healthcare Improvement (IHI) introduced the Care Bundle Approach. ये कहाँ से शुरू हुआ था? तो ये अप्रोच सबसे पहले इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ केयर इम्प्रूवमेंट यानी IHI ने शुरू की थी। IHI has also launched Saving 1 Lakh Lives campaign that aimed to prevent VAP and associated death by the implementing a set of interventions termed ventilator bundle. तो IHI ने एक कैंपेन भी लॉन्च किया था, सेविंग 1 लाख लाइव्स, जिसमें खास तौर पर वेंटिलेटर और सेंट्रल लाइन बंडल्स बनाए गए ताकि इन्फेक्शंस को रोका जा सके। अब हम जानेंगे डेफिनेशन केयर बंडल का। केयर बंडल इज डिफाइंड एज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ such of evidence-based practices in such a way that when each practice is executed individually, it improves the patient recovery process and outcomes, and when all the practices are executed together, they provide better outcomes than when implemented individually. So, care bundle एक set of evidence-based practices होता है, मतलब ऐसे scientifically proved steps जो patient की care में help करते हैं। जब हम इनमें से हर एक प्रैक्टिस को अलग अलग फॉलो करते हैं तो पेशेंट की रिकवरी इम्प्रूव होती है, लेकिन जब हम सारी प्रैक्टिसेस को एक साथ प्रॉपर वे में इम्प्लीमेंट करते हैं तो रिजल्ट और भी बेटर मिलता है। द फर्स्ट टू बंडल्स डेवलप बाय IHI वर द वेंटिलेटर एंड सेंट्रल लाइन बंडल्स। सो किसके लिए यूज़ होता है ये केयर बंडल्स जो हैं? तो आज जैसे कि सबसे पहले IHI ने 2 बंडल्स डेवलप किए थे, वो थे वेंटिलेटर एंड सेंट्रल लाइन बंडल्स। बट आज के समय में केयर बंडल्स हैव बीन अप्लाइड फॉर VAP, ventilator associated pneumonia, CLABSI, central line associated bloodstream infection, CORTI, catheter associated urinary tract infection and SSI, surgical site infection। इन चारों के लिए अब आज के टाइम में केयर बंडल यूज़ होते हैं। अब हम नेक्स्ट जानेंगे पर्पस ऑफ बंडल अप्रोच। पर्पस क्या है बंडल अप्रोच का? सो प्रिवेंशन ऑफ हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। फर्स्ट जो है हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस को रोकना, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ केयर। तो सेकंड जो है हेल्थ केयर वर्कर्स के काम के करने को तरीके को स्टैंडर्ड बनाना। थर्ड जो है पेशेंट आउटकम्स, इम्प्रूव पेशेंट आउटकम्स, तो पेशेंट के आउटकम्स को बेहतर करना यानी हॉस्पिटल के स्टे को, मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी को कम करना। फोर्थ जो है इन्हेंस्ड पेशेंट सेफ्टी, पेशेंट की सेफ्टी को इन्हेंस करना, स्ट्रांग बनाना। फिफ्थ जो है कॉस्ट इफेक्टिवनेस, मीन्स यानी इन्फेक्शन से होने वाला फाइनेंशियल बर्डन कम करना। तो ये है पर्पस। अब हम जानेंगे बंडल फॉर द प्रिवेंशन ऑफ कॉटी। कौन से बंडल यूज़ होते हैं कॉटी को प्रिवेंट करने के लिए? सो कैथेटर एसोसिएटेड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कॉटी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। इट इंक्रीजेज हॉस्पिटल स्टे कॉस्ट एंड रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशन। सो कॉटी क्या होता है? कॉटी तब होता है जब यूरिनरी कैथेटर से इन्फेक्शन हो जाता है, और ये मोस्ट कॉमन हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन है, बहुत ज़्यादा होता है ये। इट इंक्रीजेज, और ये हॉस्पिटल में स्टे को भी इंक्रीज़ कर देता है। अब आप हॉस्पिटल में रुक रहे हैं तो जाहिर है कॉस्ट भी इंक्रीज़ करेगा और रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशंस और कॉम्प्लिकेशन को भी ये बढ़ा देता है। कॉटी इज़ डिफाइंड एज द यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। कॉटी को कैसे डिफाइन किया गया कि एक यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है इन अ पेशेंट विथ करंट यूरिनरी ट्रैक्ट कैथेटराइजेशन, ऐसे पेशेंट में जिनका कैथेटराइजेशन हुआ होता है, और हु हैज़ बीन कैथेटराइज्ड इन द पास्ट 48 आवर्स, और ऐसे पेशेंट में जो कि पास्ट 48 आवर्स में कैथेटराइज्ड हुए होते हैं, तो उनमें ये देखने को मिलता है। अब की प्रिवेंशन स्टेप क्या है, कैसे हम रोक सकते हैं कॉटी होने से? अवॉइडिंग द यूज़ ऑफ यूरिनरी कैथेटर्स बाय कंसिडरिंग अल्टरनेटिव मेथड्स फॉर यूरिन कलेक्शन। तो हम क्या करें? कैथेटर सिर्फ तभी यूज़ करें जब हमें नीड हो, अदरवाइज़ हम अल्टरनेटिव मेथड का यूज़ कर सकते हैं यूरिन कलेक्शन के लिए। सेकंड जो है यूजिंग एन एसेप्टिक टेक्निक फॉर इंसर्शन एंड प्रॉपर मेंटेनेंस आफ्टर इंसर्शन। अब अगर हमने इंसर्ट किया है तो एसेप्टिक टेक्निक का यूज़ करके हम कैथेटर इंसर्ट करेंगे, और इंसर्ट करने के बाद प्रॉपर मेंटेन करेंगे, कैथेटर केयर करेंगे।
इंसर्शन होने के बाद से। डेली असेसमेंट ऑफ द प्रेजेंस एंड नीड फॉर द इंडवेलिंग यूरिनरी कैथेटर्स, और हम डेली चेक करते रहेंगे, एसेस करते रहेंगे ये जो कैथेटर हमने लगाया है वो सही से है लगा है या नहीं, और केयर तो करेंगे ही करेंगे, और हम देखेंगे कि नीड है या नहीं। अगर नीड नहीं है तो हम कैथेटर को रिमूव भी कर देंगे। अब इंडिकेशंस क्या है? इंडिकेशंस फॉर यूरिनरी कैथेटराइजेशन इंक्लूड, इंडिकेशन में है यूरिनरी रिटेंशन। अब हम जानेंगे बंडल फॉर द प्रिवेंशन ऑफ SSI, सर्जिकल साइट इन्फेक्शन। SSI are infections of the incision or organ or space that occur after surgery। तो SSI क्या है? सर्जिकल वुंड या ऑपरेशन साइट पे होता है, जहाँ पे मान लीजिए जो सर्जरी हुई है तो वहाँ पे होता है ये। प्रिवेंशन के लिए हम क्या करते हैं? नहीं, पहले इसके कॉजेज़ देखते हैं। SSI कॉजेज़, फैक्टर्स लाइक सर्जिकल टेक्निक, जैसे कि कौन से फैक्टर हम यूज़ में ले रहे हैं सर्जिकल टेक्निक के लिए। उसके बाद से कंटामिनेशन, किस किस चीज़ों के कंटामिनेट में आ रहे हैं हम। ऑपरेशन ड्यूरेशन, ऑपरेशन की टाइमिंग कितनी है। एनवायरमेंटल कंडीशन, तो ये कॉजेज़ हो सकते हैं SSI के। प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हो सकते हैं इसके? रेगुलर क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्शन ऑफ द ऑपरेशन रूम। ऑपरेशन थिएटर का रेगुलर क्लीनिंग होनी चाहिए और डिसइंफेक्ट करना मस्ट होता है ऑपरेशन थिएटर को। मिनिमल हैंडलिंग एंड स्टेराइल ड्रेपिंग बाय ऑपरेटिंग स्टाफ। अब इसका मतलब ये है कि जो ऑपरेटिव साइट को जितना कम टच किया जाए उतना बेटर होता है। ऑपरेटिंग स्टाफ को अननेसेसरी कांटेक्ट नहीं करना चाहिए, जैसे बार बार ड्रेसिंग को या इंस्ट्रूमेंट्स को हाथ ना लगाएं, क्योंकि हर एक्स्ट्रा टच से कंटामिनेशन का रिस्क बढ़ता है और इन्फेक्शन चांसेस इंक्रीज होते हैं। नेक्स्ट है प्रॉपर सर्जिकल अटायर फॉर ऑल इन द सर्जिकल थिएटर। जो सर्जरी कर रहा है उसे प्रॉपर अटायर वियर करना है, जैसे कि गाउन, मास्क, ये सब चीज़ें वियर करके रखना है। जैसे जो सर्जन है, स्टाफ है, उन्हें प्रॉपर स्टेराइल गाउन और ग्लव्स यूज़ करना है। उसके बाद से सर्विलांस ऑफ सर्जिकल वुंड्स, और जहाँ जो सर्जिकल वुंड है उसको देखभाल करना है, मतलब प्रॉपर केयर करना है, ताकि SSI हो ही ना, पहले ही प्रिवेंट करना है हमें। अब हम जानेंगे बंडल फॉर द प्रिवेंशन ऑफ VAP, वेंटिलेटर एसोसिएटेड न्यूमोनिया। VAP डिफाइंड एज अ न्यू pneumonia occurring more than 48 hours after endotracheal intubation is a common and serious hospital acquired infection। तो VAP यानी वेंटिलेटर एसोसिएटेड न्यूमोनिया जो उन पेशेंट में होता है जो वेंटिलेटर पे होते हैं, जो खुद से ब्रीथ नहीं कर पाते हैं, तो उनमें एंडोट्रैकियल ट्यूब इंसर्ट किया जाता है ट्रैकिया में, तो VAP उनमें होता है और ये बहुत ही सीरियस हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन है। उसके बाद से हम जानेंगे प्रिवेंशन स्ट्रेटजीज़ VAP के। एडिक्वेट डिसइंफेक्शन ऑफ वेंटिलेटर कंपोनेंट्स। इसका मतलब ये है कि वेंटिलेटर के सब पार्ट्स को प्रॉपरली क्लीन और डिसइंफेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, ताकि जर्म्स जो है वो बैक्टीरिया या फिर जर्म्स वेंटिलेटर के थ्रू लंग्स में ना जाएं। सेकंड जो है अवॉइडिंग रूटीन ट्यूबिंग चेंजेस। क्या करना है? अवॉइड करना है हमें वेंटिलेटर की ट्यूबिंग को बार बार चेंज नहीं करना है, क्योंकि हर चेंज से इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ता है, और सिर्फ ज़रूरत होने पर ही चेंज करें। थर्ड जो है हेड अप पेशेंट पोजिशनिंग, मतलब पेशेंट का हेड थोड़ा ऊपर यानी कि 30 to 45 डिग्री रखना चाहिए। इससे एस्पिरेशन और न्यूमोनिया होने का चांस कम होता है। स्टेराइल ट्रैकियल सक्सनिंग, जब सक्सनिंग करें तो हमेशा स्टेराइल टेक्निक यूज़ करें, ताकि इन्फेक्शन वेंटिलेटर से पेशेंट के लंग तक ना पहुंच सके। लिमिटिंग सेडेटिव्स एंड कॉन्शियसनेस इम्पेयरिंग मेडिकेशंस। इसका मतलब है सेडेटिव्स या ऐसे मेडिसिन्स कम से कम यूज़ करें जो पेशेंट की अलर्टनेस रिड्यूस करती है, ताकि पेशेंट अपना ब्रीदिंग कंट्रोल नेचुरली ले सके। उसके बाद से डेली ट्रायल्स फॉर स्पॉन्टेनियस अवेकनिंग एंड ब्रीथिंग। रोज़ एक बार पेशेंट को वेंटिलेटर से थोड़ा हटाकर देखना चाहिए कि वो खुद से सांस ले सकता है या नहीं। इससे क्या होता है कि रिकवरी फास्ट होती है। कंजर्वेटिव फ्लूइड मैनेजमेंट, इट मीन्स पेशेंट को अननेसेसरी फ्लूइड्स देने से बचाना चाहिए। ज़्यादा फ्लूइड्स लंग में चला जाएगा तो और निमोनिया का रिस्क बढ़ सकता है। अर्ली पेशेंट मोबिलिटी एंड एक्सरसाइज, इट मीन्स जितना पॉसिबल हो पेशेंट को अर्ली मोबिलाइज करें, मतलब थोड़ा मूव करने या एक्सरसाइज करने में हेल्प करें, इससे लंग्स स्ट्रांग बनते हैं। लो टाइडल वॉल्यूम वेंटिलेशन, वेंटिलेटर पे लो टाइडल वॉल्यूम सेट करें, इससे लंग्स पर प्रेशर कम पड़ता है और इंजरी का रिस्क कम होता है। लास्ट जो है स्ट्रिक्ट एसेप्सिस फॉर कैथेटर इंसर्शन एंड मेंटेनेंस, जब कैथेटर इंसर्ट करें या मेंटेन करें तो स्ट्रिक्ट एसेप्टिक टेक्निक यूज़ करें। हर प्रोसीजर में हैंड हाइजीन और स्टेराइल ग्लव्स यूज़ करना मस्ट है। तो ये था मेन प्रिवेंशन स्ट्रेटजीज़ फॉर VAP। इन्हें फॉलो करके हम वेंटिलेटर पेशेंट्स पे रिस्क
को कम कर सकते हैं। बंडल फॉर द प्रिवेंशन ऑफ क्लेप्सी। अब हम जानेंगे क्लेप्सी के बंडल्स। सेंट्रल लाइन एसोसिएटेड ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन। तो central lines are used commonly in intensive care units ICUs and in non-ICU populations such as dialysis units, intraoperatively and oncology patients. So पहले तो जानते हैं सेंट्रल लाइन क्या है। सेंट्रल लाइन एक स्पेशल टाइप का ट्यूब होता है जो डायरेक्टली पेशेंट की लार्ज वेन में डाला जाता है, जैसे चेस्ट हो गया, नेक या ग्रोइन एरिया में। इसका यूज़ मोस्टली आईसीयू पेशेंट्स, डायलिसिस यूनिट्स, ऑपरेशन थिएटर और कैंसर पेशेंट्स में होता है। और ये लाइन क्यों इंसर्ट की जाती है? ये लाइन मेडिसिन, फ्लूइड्स, न्यूट्रिशन या ब्लड सैंपल्स लेने के लिए यूज़ होता है, स्पेशली जब लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट चाहिए होता है। अब देखते हैं क्लैप्सी क्या है। क्लैप्सी इज़ अ प्राइमरली laboratory confirmed bloodstream infection in a patient with a central line at a time of or within 48 hours prior to the onset of symptoms, and the infection is not related to an infection from another site. So क्लैप्सी का फुल फॉर्म है सेंट्रल लाइन एसोसिएटेड ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन। और ये क्या है? ये एक लैब कन्फर्म्ड ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन होती है, मतलब टेस्ट के जरिए कन्फर्म होता है कि इन्फेक्शन ब्लड में पहुंच गया है। ये इन्फेक्शन तब होता है जब जर्म्स, बैक्टीरिया और फंगी सेंट्रल लाइन के थ्रू ब्लड में एंटर कर जाते हैं। अगर पेशेंट में इन्फेक्शन के सिम्टम्स अपीयर होने के टाइम या उसके 48 आवर्स पहले सेंट्रल लाइन लगी हुई है और इन्फेक्शन बॉडी के किसी और साइड से रिलेटेड नहीं है, तो उस इन्फेक्शन को क्लैप्सी कहते हैं। अब गाइडलाइंस देखेंगे प्रिवेंशन के लिए क्या है। प्रॉपर हैंड हाइजीन एंड एसेप्टिक टेक्निक ड्यूरिंग इंसर्शन। सो फर्स्ट तो यही है, सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट स्टेप है ये हैंड हाइजीन। सेंट्रल लाइन इंसर्ट करने से पहले और बाद में हैंड्स को प्रॉपरली वॉश करें और एसेप्टिक टेक्निक फॉलो करें ताकि कोई जर्म ब्लड स्ट्रीम में ना जाए। सेकेंड, यूज़ ऑफ मैक्सिमल स्टेराइल बैरियर्स। इंसर्शन के टाइम फुल स्टेराइल बैरियर यूज़ करना ज़रूरी है, जैसे स्टेराइल ग्लव्स, गाउन, मास्क, कैप और लार्ज स्टेराइल ड्रेप। ये सब इन्फेक्शन से प्रोटेक्शन देते हैं। थर्ड, ऑप्टिमल इंसर्शन साइट सेलेक्शन। कैथेटर लगाने के लिए ऐसी साइट चूज़ करें जहां इन्फेक्शन का रिस्क कम हो। यूजुअली नेक या चेस्ट साइट प्रेफर की जाती है। क्लोरहेक्सिडिन फॉर साइट प्रिपरेशन। इट मीन्स इंसर्शन साइट को क्लीन करने के लिए क्लोरहेक्सिडिन एंटीसेप्टिक यूज़ करें। ये बैक्टीरिया को इफेक्टिवली किल करता है और इन्फेक्शन चांस कम करता है। स्टेराइल ड्रेसिंग एप्लीकेशन ओवर इंसर्शन साइट। कैथेटर इंसर्ट होने के बाद साइट पर स्टेराइल ड्रेसिंग लगाना ज़रूरी होता है। ये क्या करता है कि डस्ट, मॉइस्चर, बैक्टीरिया से प्रोटेक्ट करता है। राइगरस हैंड हाइजीन कॉम्प्लायंस। हर टाइम ड्रेसिंग चेंज करने के बाद, मेडिकेशन, इंजेक्शन या ट्यूबिंग टच करने से पहले और बाद में हैंड हाइजीन मेंटेन करना मस्ट है। रेगुलर क्लोरहेक्सिडिन बाथिंग इन आईसीयूज। आईसीयू में एडमिटेड पेशेंट्स के लिए डेली क्लोरहेक्सिडिन बाथिंग रिकमेंड की जाती है। इससे स्किन पर प्रेजेंट बैक्टीरिया कम होते हैं और इन्फेक्शन का रिस्क रिड्यूस होता है। एंटीसेप्टिक स्क्रबिंग ऑफ एक्सेस पार्ट्स बिफोर यूज़। कैथेटर के पोर्ट्स या हब को यूज़ करने से पहले एंटीसेप्टिक सोल्यूशन से स्क्रब करें। एसेप्टिक टेक्निक फॉर ड्रेसिंग चेंजेस। जब ड्रेसिंग चेंज करें तो एसेप्टिक टेक्निक फॉलो करें, जैसे कि स्टेराइल ग्लव्स, मास्क एंड क्लीन एनवायरनमेंट में ही प्रोसीजर करें। ये जो प्रोसीजर है काफ़ी रिस्की होता है ये। मिनिमाइज्ड कैथेटराइजेशन ड्यूरेशन। कैथेटर को जितना जल्दी रिमूव कर सकते हैं कर दें। अननेसेसरी लॉन्ग यूज़ से इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ता है। स्टाफ ट्रेनिंग इन कैथेटर केयर। सबसे इम्पॉर्टेंट, स्टाफ को प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए कैथेटर इंसर्शन और मेंटेनेंस के लिए। ट्रेंड स्टाफ इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोटोकॉल्स को बेटर फॉलो करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये था मेन गाइडलाइंस फॉर प्रिवेंशन ऑफ क्लैप्सी। अगर हम ये स्टेप्स प्रॉपरली फॉलो करें तो सेंट्रल लाइन से होने वाले इन्फेक्शंस को ईजिली प्रिवेंट किया जा सकता है। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।